तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे मंथली Q&A, मंथली क्वेश्चन एंड आंसर एनालिसिस। हम किसी भी मंथ के 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो हमने पहले सितंबर का जो टोटल हम कंप्लीट करवा चुके हैं, सितंबर 2020 का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अक्टूबर 2020 का फर्स्ट लेक्चर। और हर एक मंथ के हमारे केवल 2 ही लेक्चर्स होंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चंस का सेट हम करवा रहे हैं। 50 क्वेश्चंस पहले लेक्चर में डलेंगे और 50 क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में डलेंगे। तो आप हमारी सीरीज से इसी तरह बने रहिए। और अगर आपने हमारी पहली इकोनॉमिक्स की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके हमारी इकोनॉमिक्स वाली सीरीज़ देखिए, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं हमारे इकोनॉमी के यूपीएससी प्रीलिम्स में, हम सब भी कंप्लीट करवा चुके हैं। और उसके बाद हमें जो इस ईयर और नेक्स्ट ईयर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे वो भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ज्योग्राफी की भी सीरीज हमारी ख़त्म होने वाली है, नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए। पॉलिटी भी हमारी चल रही है और एमपीपीसीज की एनालिसिस भी हमने डाली हुई है। सो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आपको आपके हिसाब से क्या चीज़ आपकी वीक है और उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर। और उस पहले लेक्चर में आज हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके बारे में बताना है। ए है, An enterprise is considered as a startup for the period of 10 years from its incorporation with annual turnover not exceeding rupees 25 crore for any of the financial year. Okay. Second statement is the Startup India scheme comes under the Ministry of Finance, while the Stand Up India scheme comes under द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो अब हम देख लेते हैं कि एक तो स्कीम दे रखी है हमें स्टार्टअप इंडिया स्कीम और एक हमें स्कीम दे रखी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम और एक दे रखी है हमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो क्या आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है? देखो यहाँ पे एक खाली नोट है, तो मैं इसी पे आपका टोटल नोट्स बनवा देती हूँ। देखो, एक है हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है, एक है हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। कब शुरू हुई? 2016 में शुरू हुई हमारी। ठीक है, किसने शुरू की? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने शुरू की। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा था? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड जो भी है वो कॉमर्स जो भी वाला है। ठीक है, इसने DPIIT ने शुरू की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है 2016 में शुरू हुई। डिपार्टमेंट ये था। ठीक है, किसके लिए? टू प्रमोट एंड सपोर्ट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए ये बनी थी। ठीक है, और कैसे उनको सपोर्ट करना है? बाय प्रोवाइडिंग बैंक फाइनेंसेस, उनको बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करना है, और मेन चीज़ जो थी कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के 3 ही कंपोनेंट थे। फर्स्ट, हमें जो स्टार्टअप्स उनको सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। सेकंड क्या है कि हमें इसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया इनकी पार्टनरशिप करनी है, और जो थर्ड था वो करना था सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस, सिंप्लीफिकेशन करना है प्रोसेस को, और हैंड होल्डिंग करनी है हमारे स्टार्टअप्स की। ये थे 3 मेन पिलर्स, ये है 3 मेन पिलर्स हमारे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के। उसके बाद कौन एलिजिबल है? कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी, या फिर जिसको 10 ईयर्स से कम हुए हों, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी, मतलब ठीक है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन उसका जो टर्नओवर है साल का 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 100 करोड़ से शुड नॉट बी मोर देन 100 करोड़। 100 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ये थी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे उसमें आई है, वो एक है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। देखो, स्टैंड अप, वैसे ही सोच लो कि किसी स्टार्टअप को शुरू करना है। स्टैंड अप मतलब किसी को खड़ा करना है कौन? मतलब जो नहीं है, या फिर जो कम, मतलब हमारी हायरार्की में कम है, या फिर उनको कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनको खड़ा करना है। किस को? जैसे कि ये है मेनली किस के लिए? SC के लिए, ST के लिए और वुमेंस के लिए। ठीक है, ये इनके लिए है ये। उसके बाद ये कब शुरू हुआ था? ये भी 2016 में ही शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी कब शुरू हुई थी? 2016 में ही ये शुरू हुई थी। कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको करती है? इसको याद रखना, इसको करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी मिनिस्ट्री इसको करती है? इसको जो स्टार्ट करने वाली थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ
फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रमोट किया जाता है SC ST वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, इसीलिए उनको अमाउंट लोन पे दिया जाता है ताकि वो स्टार्ट कर सके बिजनेस को। तो उनको क्या दिया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कितना लोन प्रोवाइड किया जाता है, उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख से लेके, उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, 1 करोड़ तक का उनको वो प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है कोई भी इंटरप्राइज सेट करने के लिए। उसके बाद वही पैसे निकालने के लिए उनको क्या दिया जाता है, रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। कौन सा कार्ड दिया जाता है, रुपए डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसकी गारंटी कौन देता है कि ये है कि नेशनल क्रेडिट गारंटी, ये जो हमारी एजेंसी है ये करती है। ठीक है, NCGTC, ठीक है, ये हमारी गारंटी करती है। और कोई मतलब, और इसको लेड कौन कर रहा है, इसको लेड कर रहा है सिडबी, लेड बाई सिडबी इसको लेड कर रहा है। ठीक है, एंड DI दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये दोनों जो मिलके हैं इनको लेड कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक मतलब जो बैंक ब्रांच है, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक की जो पर ब्रांच है, उसी को 1 वुमेन को और 1 SC ST को तो लोन देना ही देना है। ठीक है, ये तो उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। और एलिजिबिलिटी बहुत सारे पूछते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें भर सकता है। तो देखो 18 ईयर से अबो, और कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कोई भी, और उसका जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका यहाँ पे है कि उसका जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें क्या था 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये मेनली किसके लिए होता है, फॉर मेनली ग्रीन फील्ड, मतलब जो बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ये मेनली होता है। उसके बाद और क्या होना चाहिए, वो डिफाल्टर नहीं होना चाहिए बैंक का, कोई भी SC ST या वुमेन वो पहले बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बस यही है, ये उनकी लगभग एलिजिबिलिटी है, कौन लेड कर रहा है उसको, कौन गारंटी कर रहा है, क्या उसको प्रोवाइड किया जाता है, कितना लोन प्रोवाइड किया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री है, किस ईयर में शुरू हुआ और किसके लिए शुरू हुआ। ठीक है, ये हमारा स्टार्टअप इंडिया स्कीम दिस देश, और ये हो गया। ठीक है, एक और चीज़ है जो कि अभी इसी चीज़ में शुरू हुई है, आप नोट कर लेना, 2021 में ही आई है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम कब आई है, ये 2021 में ही आई है। क्यों आई है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए आई है। किसको, स्टार्टअप्स को। किसके लिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, और जो कि प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन, उसके लिए आई है, ताकि जो भी स्टार्टअप का आइडिया है, जो सीड है, वो कमर्शियलाइज हो सके, मतलब फुल सक्सेसफुल हो सके, उसके लिए आई है सीड फंड स्कीम। ये कौन लाया है, ये भी लाया DPIIT, जो कि लाया था, मतलब जो इसमें भी था। ठीक है, इसको जो प्रोजेक्ट दिया गया वो दिया गया 945 करोड़। ठीक है, उसके बाद कौन इसमें एलिजिबल है, मतलब इसमें है केवल लेस देन 2 ईयर स्टार्टअप होने चाहिए, और स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए लेस देन 10 ईयर्स को स्टार्टअप माना जाता था। मान लो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया आज, तो उससे 10 साल बाद तक उसको स्टार्टअप माना जाएगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम में। लेकिन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में क्या होगा, केवल 2 साल तक उसको स्टार्टअप माना जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा कितना लोन, 10 लाख और मोर। ठीक है, 10 लाख और मोर सपोर्ट उसको मतलब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बस 10 लाख तक का उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कितना, 10 लाख तक का उसको सपोर्ट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और स्टार्टअप्स के लिए क्या कोई है, यस, एक और हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री ने एक शुरू किया है, प्रारंभ इनिशिएटिव। ठीक है, प्रारंभ इनिशिएटिव, ये जो प्रारंभ इनिशिएटिव है ये किसके लिए है, ये भी हमारे स्टार्टअप्स के लिए। याद रखना कि ये प्रारंभ इनिशिएटिव समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू MSME और SC ST वुमेन, किसी के लिए भी हो सकता है। तो ये स्टार्टअप्स के लिए प्रारंभ इनिशिएटिव। ठीक है, सीड फंड स्कीम हमने देख ली, और हमने देख लिया स्टार्टअप इंडिया स्कीम और स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। फर्स्ट है, एन इंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज स्टार्टअप फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन विद एनुअल टर्नओवर इनटू एक्सीडिंग 25 करोड़ फॉर एनी फाइनेंस। देखो, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में क्या था कि वो 10 इंटरप्राइज को कंसिडर किया जाएगा जब वो 10 साल का होगा सबसे पहले तो, और उसका जो टर्नओवर वो 100 करोड़ 25 करोड़ नहीं, ये चेंज कर दिया गया स्टार्टअप इंडिया स्कीम में। ये कितना है, 100 करोड़ का इसमें। तो ये जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है वो रॉन्ग हो जाती है कि जो ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सेकंड पे, दी स्टार्टअप इंडिया स्कीम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो किसके अंडर आती है, अभी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भी इसी के अंडर आती है। ठीक है, और स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके अंडर आती है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। अभी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, जो तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी, क्योंकि क्या पूछा, करेक्ट ऑप्शन पूछा, और करेक्ट तो एक भी नहीं है, दोनों ही जो है इसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारी इसमें जो दोनों स्टेटमेंट हो जाते हैं वो रॉन्ग हो जाती हैं। क्या आपको दोनों ही हमारी जो स्कीम्स है वो समझ में आई, स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी समझ में आ गई और स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया एंड देयर मैंडेट। डिजिटल इंडिया के अंदर हमें जो भी स्कीम चल रही है या जो भी ऐप्स बनाए गए हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो थोड़ा सा ना इसी को खुद पढ़ के वीडियो पॉज करो और खुद देखो कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। बहुत आसान है, अगर आपको नहीं भी पता ना तब भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, बस वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं इसका करवाती हूँ। उमंग, जो उमंग इनिशिएटिव है, अगर आपने फ़ोन में डाउनलोड भी किया हो, ठीक है, एक बार कोई भी ऐप निकलता है ना उसको फ़ोन में डाउनलोड करके देख लिया करो कि उसमें क्या क्या है, तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है ना, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट है उमंग ऐप। उमंग ऐप क्या होता है देख लेते हैं क्या लिख रखा है। मॉनिटर एंड एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। क्या इसको मॉनिटर करता है। सेकंड है दर्पण। दर्पण क्या है, मोबाइल प्लेटफॉर्म टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज। दर्पण कैसा लग रहा है, दर्पण क्या लग रहा है, दर्पण मतलब मिरर। मिरर में क्या करते हैं, देखते हैं अपने आप को, देखते हैं मतलब एनालिसिस करते हैं हम कैसे हैं क्या है। तो जो दर्पण है वो क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि मॉनिटर एंड एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता उमंग। उमंग ऐप आपने सबने देखा होगा, नहीं है तो आज डाउनलोड करके देखना। उसमें जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं सबका एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया गया उमंग। ठीक है, उसमें सारे जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट करती है वो सारे उसमें होते हैं। थर्ड जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण क्या होता है, जो कि जीवन प्रमाण तो आपको पता ही होगा, पेंशन जैसा कुछ है। पेंशन में मतलब पेंशनर जो भी अपना प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको डिजिटली प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले उनको फिजिकली जाना पड़ता था, अब वो जानबूझ के अब वो मतलब वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, डिजिटली उसको वो कर सकते हैं। तो ये थर्ड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें पूछा है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो जो इसमें करेक्टली मैच्ड है वो कौन सा है, कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड, 3 ओनली सी। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ गया कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो अब देखो सबसे पहले उमंग ऐप के बारे में आपको पता चल गया। उमंग ऐप की अगर फुल फॉर्म की बात करो तो उमंग ऐप की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। एक ही मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर न्यू एज गवर्नेंस, नई एज गवर्नेंस के लिए। ठीक है, ये है उमंग ऐप की। अगर हम दर्पण की सोचें कि दर्पण की क्या होगी, डैशबोर्ड। इन स्कीम्स की फुल फॉर्म प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो स्कीम के हमारी फुल फॉर्म पता होने से ही हो जाते हैं। डैशबोर्ड फॉर एनालिटिकल, डैशबोर्ड फॉर एनालिटिकल रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस नेशन, प्रोजेक्ट्स अक्रॉस नेशन। क्या आपको चीज़ समझ में आ गई। जीवन प्रमाण तो फुल फॉर्म ही है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो जाते हैं। ठीक है क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है विद रेफरेंस टू ड्रग प्राइसिंग इन इंडिया। ड्रग प्राइसिंग के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है और हमें वो बतानी है कि क्या क्या है। फर्स्ट है द NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी कैन फिक्स द प्राइस ऑफ ओनली दोज मेडिसिन्स विच आर लिस्टेड अंडर NLEM। NLEM क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। जो NPPA है वो केवल और केवल उन्हीं दवाइयों का प्राइस फिक्स कर सकती है जो NLEM के अंडर आती हैं। क्या स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है और क्या दे रखा है। सेकंड है द NPPA कैन नॉट रिड्यूस द प्राइस ऑफ मेडिसिन विच आर लिस्टेड अंडर NLEM। जो NPPA है वो जो NLEM है उनके अंडर प्राइस को कम नहीं कर सकती। क्या ऐसा है। तो अब हम देख लेते हैं कि है क्या। एक ऑर्डर है गवर्नमेंट का, यहीं पे इसका ऊपर आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है DPCO। DPCO मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, उसके अंडर क्या होता है, उसके अंडर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक एजेंसी है, उसके नीचे एक ऑथोरिटी है NPPA ऑथोरिटी। ठीक है, NPPA ऑथोरिटी होती है उसके अंदर। और उसके अंदर भी एक एक्ट है, मतलब एक और एक्ट के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर ये जो ड्रग कंट्रोल ऑर्डर है इसके अंडर शेड्यूल 1 में कुछ दवाइयों को लिस्ट किया जाता है, उनको बोलते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। जो अभी हमें NLEM के नाम से जाना जा रहा है ना, उसको बोलते हैं NLEM। ठीक है, ये है, ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है DPCO के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इनके प्राइस को कंट्रोल करती है सबसे पहले। ठीक है, सेकंड NPPA जो ऑथोरिटी है वो ना केवल शेड्यूल जो अभी ये हमने बोल दिया ये ऑथोरिटी करती है, इन सब के अंदर जो ऑथोरिटी जो प्राइस कंट्रोल करती है वो ये करती है। ये केवल और केवल शेड्यूल ड्रग्स को नहीं, जो नॉन शेड्यूल ड्रग्स है ना, जो नॉन शेड्यूल ड्रग्स हैं उनको भी, उनका भी प्राइस को ये कंट्रोल करती है। ठीक है, ताकि किसी भी ड्रग का प्राइस जो है 10%, सॉरी रुपीज़ नहीं, 10% से इंक्रीज़ ना हो सके पर ईयर 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो सके, नहीं तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और लोगों के लिए जो हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही कम प्रोवाइड कर पाएंगी हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ये काम करती है। तो आपने देख लिया, तो इसमें क्या बोल रखा है सेकंड स्टेटमेंट पे, NPPA है वो NLEM से बाहर जो चीज़ें हैं उसके प्राइस को रिड्यूस नहीं कर सकती।
तो नहीं, दोनों में कर सकते हैं, उनमें लिस्टेड को भी कर सकते हैं और अनलिस्टेड को भी कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या, दी एनपीपीए कैन फिक्स द प्राइस ऑफ ओनली दोज मेडिसिन विच आर लिस्टेड अंडर एनएलएम। नहीं, उसके अंदर नहीं, दूसरे को भी कर सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी। इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टी सेल्स। हमें टी सेल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है। तो याद रखना जो दे रखा है। फर्स्ट, द टी सेल्स आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम दैट फोकसेज ऑन स्पेसिफिक foreign particles. Second है the T cells originate in the bone marrow. थर्ड है the most common context of the T cells is within infectious disease. तो याद रखना जो T cells होती है ना हमारी, एक होती है B cells, एक होती है T cells. B cells हेल्प करती हैं T cells को किसी भी एंटीजन को मारने में, ठीक है, उनको पहचानने में, ठीक है। तो जो T cells तभी हमारे काम में आती हैं जब कोई स्पेसिफिक एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। और मेनली ये बनती है बोन मैरो में, बनती है बोन मैरो में, लेकिन ये मैच्योर होती है थाइमस में, मैच्योर होते हैं ये थाइमस में, इसीलिए इनको जो है टी सेल्स भी कहा जाता है। टी मतलब थाइमस सेल्स, जो कि थाइमस में मैच्योर होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है टी सेल्स आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम दैट फोकसेज ऑन स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल्स। बिल्कुल सही है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तब टी सेल्स काम करेंगी। सेकंड, टी सेल्स ओरिजिनेट इन बोन मैरो। ओरिजिनेट तो होती है बिल्कुल, और यहाँ पे मैं लिख देते कि मैच्योर इन थाइमस, बिल्कुल वो भी सही होता। थर्ड स्टेटमेंट है द मोस्ट कॉमन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टी सेल इज विद इन इन्फेक्शियस डिजीज। यस, जब कोई इन्फेक्शन होता है तब ये जो सेल्स हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा ही उसमें यूज़ में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन तब ज़्यादा यूज़ होती हैं जब ये मेनली इसमें एलर्जी हो जाती है, ट्यूमर वगैरह हो जाता है, तो तब हमारी टी सेल्स बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, ठीक है। तो जो टी सेल्स के बारे में जो हमारी तीनों ही स्टेटमेंट है वो तीनों ही करेक्ट है, क्योंकि इसमें पूछा था करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। अब हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ट्राइफेड के बारे में तो आपको पता ही होगा। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, या फिर ट्राइबल फेडरेशन भी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ट्राइफेड प्ले ए ड्यूअल रोल ऑफ बोथ मार्केट डेवलपर एंड सर्विस प्रोवाइडर। क्या आपको लग रहा है कि वो मार्केट डेवलपर भी है और सर्विस प्रोवाइडर? बिल्कुल सही है, मार्केट डेवलपर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी हमारा ट्राइफेड। Secondly, TRIFED is involved actively in capacity building of tribal people through sensitization and formation of self help group. जो TRIFED है वो लोगों को empower कर रहा है, कैसे कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को बना के उनको सेंसिटाइज करके अवेयर करके, बिल्कुल सही। Third, the TRIFED is mandated to bringing about socio-economic development of tribals of the country by institutionalizing the trade of minor forest produce and surplus agriculture produce collected or cultivated by them. ये भी बिल्कुल सही है, वो उनके जो मार्केट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या फिर जो भी वो सरप्लस कलेक्ट करते हैं उनको बेचता है मार्केट में और उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को सही करता है। देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं ट्राइफेड के बारे में। अगर आपको ट्राइफेड के बारे में कुछ और अगर मैं बातें लिखाऊं कि ट्राइफेड क्या है, अभी बताया था कि ट्राइफेड ट्राइबल फेडरेशन भी बोल सकते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट। देखो अगर आपकी इसको फुल फॉर्म भी बताया ना तब भी आप इसको कर लोगे, क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आ गया, ये होता है ट्राइफेड की फुल फॉर्म। कब बना था? अभी नहीं बना है, 1987 में बना था, ठीक है। और किस एक्ट के अंदर बना था? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर ये बना था, जो कि 1984 में आया था, उसके अंडर बना था। 1984 एक्ट के अंदर बना था 1987 में, ठीक है। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? इसका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर है, ट्राइबल अफेयर्स के ये अंडर है, ठीक है। और बहुत सारी, और मतलब किसी एक्ट के अंदर है तो क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कोई बोल दे कि ट्राइफेड क्या, यस ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। और कौन कौन सी स्कीम अभी ट्राइफेड चला रहा है मतलब ट्राइबल्स के लिए? देखो आपने सुना ही होगा, टेक फॉर ट्राइबल्स, टेक्नोलॉजी फॉर ट्राइबल्स, ठीक है, ये इसी के अंडर चल रही है। प्रधानमंत्री वंदन योजना, ट्राइबल फेडरेशन, ट्राइबल फूड जो होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए इसमें ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी है इसमें। और कौन सा? संकल्प से सिद्धि, याद रखना, संकल्प से सिद्धि, ये भी जो है वन धन विकास केंद्र को इसमें एक्टिवेट किया जा रहा है और विलेज को है डिजिटली कनेक्ट किया जा रहा है, वो है संकल्प से सिद्धि, कि हम जो ट्राइबल पीपल हैं उनको डिजिटली कनेक्ट करेंगे, वो है संकल्प से सिद्धि, वो भी इसी के अंडर लॉन्च किया गया है। तो ये जो सारी स्कीम है ये किसके अंडर है? ट्राइफेड ही इनको चला रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ट्राइफेड की फुल फॉर्म, ट्राइफेड कब बना, किस एक्ट के अंदर बना, क्या अगर एक्ट के अंदर बना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और कौन कौन सी स्कीम इसके अंदर चल रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, द क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग कंप्राइज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना एंड यूएस। क्वाड ग्रुप में कौन कौन है? क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग में हमारे कौन कौन से कंट्री? तो सबसे पहले क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आपको पता होनी चाहिए, कौन सी है? इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री। तो इसमें चाइना तो है ही नहीं, पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है कि चाइना तो है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी
रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन 2015। क्या जो क्वाड का सिक्योरिटी डायलॉग था वो 2015 में बना था? नहीं, जो क्वाड का सिक्योरिटी डायलॉग था ये बना था 2017 में। अभी इन्होंने मालाबार में अपना 2020 के भी एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया क्वाड कंट्रीज़ ने, ठीक है। मालाबार 2020 जो हुई है वो अभी जो हुई है वो चारों कंट्रीज़, क्वाड की चारों कंट्रीज़ के बीच में हुई है। लेकिन वैसे मालाबार जो थी इंडिया और यूएसए के बीच में शुरू हुई थी कब? 1992 में, जब स्टार्टिंग में शुरू हुई। लेकिन अभी क्वाड के सारे ही मेंबर्स ने मालाबार में पार्टिसिपेट किया था। 2015 में नहीं है, 2017 में शुरू हुआ सिक्योरिटी डायलॉग। आगे क्या आपको बात समझ में? तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग है। करेक्ट पूछा है तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी। आगे समझ में? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। FATF के बारे में हमें बताना है। FATF इज़ ए ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग। FATF के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में शायद बता दिया गया है, चलो कोई बात नहीं फिर भी बता देंगे। सेकंड है, FATF डज नॉट एड्रेस ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन और टैक्स कंपटीशन। थर्ड है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ FATF। अगर आप FATF के बारे में जानना चाहते हो तो FATF कब बना था? 1989 में बना था। कब बना था? किसने बनाया था? G7 ने बनाया था। कौन सा फोरम है? क्या इंटर गवर्नमेंटल फोरम है? यस, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जहाँ पे OECD का सेक्रेटरीट है, कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। और किस किस के लिए है ये? देखो, सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो स्टार्टिंग में बना ही था। उसके बाद टेरर फाइनेंसिंग का कंसेप्ट आया इसमें 2001 में। और एक और कंसेप्ट आया इसमें केमिकल वेपन डिस्ट्रक्शन वाला। केमिकल वेपन, ये तो इसमें दे नहीं रखा। केमिकल वेपन डिस्ट्रक्शन वाला जो इसमें आया वो 2012 में आया कंसेप्ट, वो भी इसमें ऐड किया गया। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये सारे इश्यूज़ को तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोल्व नहीं कर सकती ना, ये सारे इश्यूज़ को सोल्व नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड आ जाते हैं, इंडिया इज ए मेंबर स्टेट ऑफ FATF। यस, जो इंडिया है वो भी इसका मेंबर है। कब बना था मेंबर? 2010 में बना था इंडिया इसका मेंबर। कौन सी कंट्री थी तब इंडिया इसका मेंबर बनने वाली? 34th कंट्री थी, ठीक है। और अभी टोटल कितने मेंबर हैं इसमें? अभी इसमें टोटल 37 मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये 2 लिस्ट जारी करता है, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। अभी पता होगा जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। एक है ब्लैक लिस्ट में जो इसकी मानता ही नहीं है। 2 कंट्रीज़ हैं ब्लैक लिस्ट में, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ईरान एंड नॉर्थ कोरिया इसकी ब्लैक लिस्ट में। तो क्या आपको समझ में आ गया टोटल कंसेप्ट की क्या क्या है, ठीक है। तो FATF के बारे में सब पता चल जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है डी। इसमें सारी स्टेटमेंट हमारी सही है क्योंकि हमें सही पूछा था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? कैंप डेविड अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल एंड UAE। जो कैंप डेविड, देखो बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहे हैं इसराइल वाले, जो ये है ना, ये जो कर रहे हैं अकॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार के लिए। कैंप डेविड अकॉर्ड वर साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल एंड UAE। क्या कैंप डेविड अकॉर्ड इसराइल और UAE के बीच में साइन हुए थे? नहीं, कैंप डेविड जो अकॉर्ड थे वो इसराइल और इजिप्ट के बीच में साइन हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि जो इसराइल है उसने जो सिनाई पेनिनसुला है, आपने सुना होगा सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला को कब्जा लिया था, ठीक है। तो उसको छुटकारा पाने के लिए, ताकि इसराइल वहाँ से निकल जाए, इसराइल और इजिप्ट के बीच में वो हुआ था, अकॉर्ड हुआ था, ठीक है, अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए। कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में, ठीक है। अब आ गया ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड किस किस के बीच में हुए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ये भी बिल्कुल सही है। ये कब हुए थे? ओस्लो अकॉर्ड 1993 से 1995 के बीच में हुए हैं। 2-3 अकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। पैलेस्टीन कंट्री के बीच में नहीं हुए हैं, इसराइल एंड पैलेस्टीन कंट्री नहीं, इसराइल एंड पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुए हैं। ये पीस अकॉर्ड था, ठीक है। जेरूसलम का इशू इसमें भी सोल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो ओस्लो अकॉर्ड इसराइल और PLO के बीच में ही है, लेकिन कैंप डेविड अकॉर्ड जो है वो इसराइल और UAE के बीच में नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट सही। तो इसका जो आंसर जाता है वो जाता है हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हमें कंट्रीज को वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ऐसे ले जाना है। तो देखो, सबसे पहले ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे आ जाती है हमारी इजिप्ट कंट्री, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा ये वाला एक पेनिनसुला सा है, ये हमारी आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है हमारी सऊदी अरेबिया कंट्री, ठीक है, ये आ जाती है हमारी सऊदी अरेबिया कंट्री। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है हमारा इराक शुरू हो जाता है एंड देन हमारा ईरान, ये ऐसे हैं, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे ईरान है, ठीक है, ये हमारा सऊदी अरेबिया और ये हमारा इजिप्ट। तो हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है, तो देख लो, सबसे पहले आएगा इजिप्ट, देन आएगा सऊदी अरेबिया, देन आएगा इराक एंड देन आएगा ईरान। सबसे पहले आएगा इजिप्ट, फर्स्ट 2 में ही है, और फिर आएगा हमारा सऊदी अरेबिया, फोर्थ 1 में ही है। तो आंसर आ गया हमारा बी। तो 9th का आंसर हमारा क्या हो गया? बी, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया पूरा? ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ज्योग्राफी के जो मैप्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइप्रस। साइप्रस जो एक आइलैंड कंट्री है
मेडिटेरेनियन सी में, हमें उसके बारे में बताना है। कहाँ पे है? बिल्कुल टर्की के नीचे है, बिल्कुल टर्की के नीचे है, ईस्ट में, ठीक है। उसको बोलते हैं जैसे कि ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे टर्की है, तो इसके नीचे ही ये ऐसे कंट्री है, ठीक है, ऐसे वाली कंट्री है ये, ठीक है। इट इज़ एन आइलैंड इन ईस्ट मेडिटेरेनियन सी, यस, ये ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड कंट्री है। सेकंड, ज्योग्राफिकली इट इज़ पार्ट ऑफ एशिया, यस, ज्योग्राफिकली ये है एशिया का पार्ट है। थर्ड, साइप्रस वाज फॉर्मर कॉलोनी ऑफ फ्रांस, देखो ये बिल्कुल गलत है, जिसकी पहले हम कॉलोनी थे वही साइप्रस की कॉलोनी थी, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस की कॉलोनी नहीं था, ये किसकी कॉलोनी था? ब्रिटेन की कॉलोनी था साइप्रस, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी करेक्ट, ठीक है। ये कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1961 में ये इंडिपेंडेंट हुआ था, जो हमारी लगभग वो गोवा जब हमारा लिबरेट हुआ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। और ये किस किस के बीच में इनमें वो चल रहा है, अगर आपको पता हो कि किस किस के बीच में इसमें वो चल रहा है, डिबेट या क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रगल चल रहा है साइप्रस में, किस किस कंट्री का? तो टर्की एंड ग्रीस दोनों बोलते हैं ये मेरा है और ये मेरा है, ठीक है। टर्की और ग्रीस के बीच में इसमें स्ट्रगल चल रहा है। तो अगर उसकी कैपिटल की बात करें, अगर बाई चांस कैपिटल ही आ जाए, नॉर्थ टू साउथ लगानी, तो इसको इसकी कैपिटल है निकोशिया, इसकी कैपिटल क्या है? निकोशिया, याद रखना, इसकी कैपिटल है निकोशिया। टर्की और ग्रीस का इसमें डिस्प्यूट है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किसने? यूएन ग्रीन लाइन, यूएन ग्रीन लाइन किसके बीच में है? साइप्रस के बीच में है, जिसमें इधर टर्कीज के थोड़े सपोर्टिव लोग रहते हैं, इधर ग्रीस के सपोर्टिंग लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूएन ग्रीन लाइन, ठीक है, जो इसको सेपरेट करती है साइप्रस कंट्री को लगभग 2 पार्ट्स में, ठीक है। आपको समझ में आ गया पूरा पार्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ILO कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर। ILO कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। तो देखो, ILO कन्वेंशन ऑन मिनिमम एज इज द फर्स्ट ILO कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। एक चीज़ याद रखना, मैं ILO के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ बता रही हूँ, इसको रट लेना। उसके बाद आपका तो मेरे ख्याल से तो UPSC में भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ILO के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ILO के बारे में क्या चीज़ें देख रहे हैं कि देखो, ILO कन्वेंशन जो है ना, ILO जो कन्वेंशन है वो, उसमें बहुत सारे कन्वेंशंस हुए हैं। ILO के जो कन्वेंशंस हैं उसके बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, लेकिन अगर हम केवल देखो, मैं 6 कन्वेंशन बताऊंगी, टोटल 8 कन्वेंशन हुए हैं, ठीक है। टोटल 8 कन्वेंशन हुए हैं, मैं 6 के बारे में बता रही हूँ जो कि इंडिया ने रेटिफाई किए हैं, रेटिफाइड बाई इंडिया, रेटिफाइड बाई इंडिया, ठीक है। जो इंडिया ने रेटिफाई किए हैं, मैं केवल और केवल उनके बारे में आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से जो ILO कन्वेंशन है वो इंडिया ने रेटिफाई किए हैं। तो देखो, एक है हमारा कन्वेंशन नंबर, देखो ये मैं लिख रही हूँ कन्वेंशन नंबर 138, एक है हमारा कन्वेंशन नंबर 182, ठीक है। ये दो है हमारे, ये दोनों किसके लिए हैं? ये है हमारा मिनिमम एज के लिए, मिनिमम एज के लिए, ठीक है। ये वाइडली क्या है? रेटिफाइड है, ठीक है, वाइडली रेटिफाइड है, सबने नहीं, वाइडली रेटिफाइड है मिनिमम। ये जो 182 है ये किसके लिए? वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए है, ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए 182 जो हमारा कन्वेंशन है, ठीक है। और ये फर्स्ट ILO का कन्वेंशन था, फर्स्ट ILO का कन्वेंशन था जो जिसने अचीव किया यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, फर्स्ट टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, सॉरी, फर्स्ट टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर, जब से शुरू हुआ 3 साल के अंदर इसने पूरा मतलब वो कर लिया, रैपिडली वो था रेटिफाइंग कन्वेंशन था, 3 साल के अंदर टोटल रेटिफाई कर दिया था कंट्रीज़ ने। और ये कब अडॉप्ट हुए थे? 1999 में, दोनों ही कब अडॉप्ट हुए थे? 1999 में। तो क्या समझ में आ गया? इंडिया ने इन दो को भी रेटिफाई किया गया, ये मिनिमम एज के लिए है और ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं और कुछ और कन्वेंशन के बारे में जो कि ILO के हैं। ILO के 2 कन्वेंशन है, किस पे? फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर पे, फॉर एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर, फॉर फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर के बारे में 2 और कन्वेंशन है। कौन कौन से? कन्वेंशन नंबर 29 और कन्वेंशन नंबर 105। कन्वेंशन नंबर 29 और कन्वेंशन नंबर 105, इन दोनों को भी इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है। और 2 कन्वेंशन है, और 2 कन्वेंशन किस पे हैं? डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए, कहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट में और ऑक्यूपेशन में, ठीक है। टू एलिमिनेट ऑक्यूपेशन, सॉरी, टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, क्या लिख रही हूँ मैं? टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड जो भी है उसमें, एंड ऑक्यूपेशन में एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से कन्वेंशन है? कन्वेंशन नंबर 100 और कन्वेंशन नंबर 111, ठीक है। ये है, ये दोनों है, ठीक है। ये जो 100 है ये इक्वल रिन्यूमरेशन के लिए है, ठीक है, ये याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, जितने ये मैंने 6 लिखवाए हुए हैं ना, 6 कन्वेंशंस मैंने अभी लिखवाए हैं, कौन कौन से?
कन्वेंशन नंबर 138 चाइल्ड लेबर के लिए, 182 चाइल्ड के लिए है, ठीक है, दोनों चिल्ड्रन के लिए। 29 और 105 किसके लिए हैं? कंपल्सरी और फोर्स्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए, और डिस्क्रिमिनेशन को करने के लिए 100 और 111 ये है। ये 6 कन्वेंशन इंडिया ने साइन कर रखे हैं, रेटिफाई कर रखे हैं। ऑल दी 6 रेटिफाइड बाई इंडिया। और भी 2 कन्वेंशन है वो मैं करवा नहीं रही, क्योंकि बिना बात इंडिया ने रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया का रेटिफिकेशन का आएगा तो बस इन्हीं में से आएगा, ठीक है। ऑल 6 आर रेटिफाइड बाई इंडिया, ठीक है। तो इसको रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन, इसको रट लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हम बताते हैं कि ILO के बारे में अभी देख लेते हैं। ILO कन्वेंशन ऑन मिनिमम एज इज द फर्स्ट ILO कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। कैसा है ILO कन्वेंशन? जो मिनिमम एज वाला था, कौन सा था ILO मिनिमम एज वाला? मिनिमम एज वाला था तो 138 वाला था, लेकिन नहीं, 138 वाले का यूनिवर्सल वो नहीं हुआ था। किसका हुआ था? 182 वाले का हुआ था यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गई? वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए था, जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए था, उसके लिए जल्दी हुआ था। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है इट वाज अडॉप्टेड इन 1990, दोनों ही तब अडॉप्ट हुए थे, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी सही हो जाती है। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है। थर्ड देख लेते हैं, इंडिया इज येट टू रेटिफाइड द ILO कन्वेंशन ऑन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। नहीं, इंडिया ने तो 6 कन्वेंशन को जल्दी रेटिफाई कर दिया है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ए, ठीक है, उसका आंसर हो जाता है हमारा ए। तो अगर देखो अभी ILO के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, हमें कन्वेंशंस के बारे में तो बात कर दी कि ILO कब बना था? 1991 में, 1919 में बना था। कब? जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद बना था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद बना था ये, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स है। कहाँ पे? इसके जेनेवा में हेडक्वार्टर्स हैं। 1969 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, 1969 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये सारी हमारी ILO के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। आउटर स्पेस ट्रीटी, ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी आई थी कब? 1967 में आई थी, ठीक है, और उसी साल ये फोर्स में भी आ गई थी। क्या इंडिया पार्ट है? इंडिया भी इसकी एक पार्टी है, यस, इंडिया भी आउटर स्पेस की एक पार्टी है, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या क्या है। इट प्रोहिबिट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और एनी अदर काइंड ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में कोई भी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स रखने से मना करती है, बिल्कुल ये सही है। सेकंड, इट अपहोल्ड्स द नेशन स्टेट एज द बियरर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन आउटर स्पेस। यस, ये नेशन स्टेट्स को बोलती है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर वहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो हर एक नेशन स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, ये भी बोलती है। थर्ड, इट डज नॉट होल्ड ए स्टेट पार्टी इंटरनेशनली लाइबल इफ एनी ऑब्जेक्ट इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन टू द टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट पार्टी। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, अगर वो लाइबल नहीं होंगे तो वो कुछ भी करेंगे आउटर स्पेस में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। लाइबल हैं वो, इंटरनेशनली भी जो कंट्रीज हैं वो लाइबल हैं। फोर्थ है, इट स्टेट्स दैट आउटर स्पेस इज नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल अप्रोप्रिएशन बाय क्लेम ऑफ सोवरेनिटी। ये बताता है कि ये जो आउटर स्पेस है ये किसी की सोवरेनिटी नहीं है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है कि किसी का सोवरेन नहीं है, आउटर स्पेस सबका है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा ए, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आउटर स्पेस ट्रीटी थोड़ी सी अनसक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं है इसलिए थोड़ी सी कम सक्सेसफुल है ये ट्रीटी, ठीक है। और आउटर स्पेस ट्रीटी के अंदर 4 ट्रीटीज़ आती हैं, 4 ट्रीटीज़ आती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? एक होता है रेस्क्यू एग्रीमेंट, रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 में आया था। एक है इसके अंदर स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन, स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन, ये कब आया था? 1972 में आया था। एक है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, एक कौन सा कन्वेंशन है? रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, कब आया था? 1976 में आया था। एक है मून्स ट्रीटी, एक है मून्स ट्रीटी, ये आई थी 1979 में। ये चारों ट्रीटी हैं और इनको जो ओवरसी करता है वो है एक UN की कमेटी, UN कमेटी कौन सी? ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, कमेटी ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, ये जो है इनको ओवरसी करती है, ठीक है। इन चारों ट्रीटीज़ को कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, ये इनको ओवरसी करती है। और आपने आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में तो पढ़ लिया, बाइंडिंग नहीं है, इंडिया उसका पार्ट है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो आंसर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कोकस 2020 हैज़ बीन हेल्ड इन अस्ट्राखान रशिया। आपको पता होगा कि कोकस जो 2020 है वो कहाँ पे हुआ है अभी? इसको कोकस 2020 का दूसरा नाम क्या है? कौकास भी बोलते हैं इसको। 2020 कहाँ हुआ है? रशिया में हुआ है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल, बहुत सारी कंट्रीज इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, इंडिया हैज़ विड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन इन कोकस 2020 एक्सरसाइज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज ट्रूप। देखो सच बताएं, मतलब अगर रियलिटी में बताएं तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि चाइनीज़ पार्टिसिपेट वहाँ पे कर रहे थे इसलिए हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ऑफिशियल रीज़न जो हमने दिया है, लेकिन जो इसका जो हमने ऑफिशियल रीज़न दिया है वो दिया है कोविड। वो क्या दिया हमने? कोविड दिया। चाइनीज़ ट्रूप्स का हमने इसमें ऑफिशियल रीज़न नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑफिशियल जो हमारा रीज़न है वो है हमारा कोविड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाती है, हमारी ए करेक्ट हो जाती है। तो क्या आपको आ गया समझ में? कोविड हमने ऑफिशियल रीज़न दिया है इसमें,
जितनी भी SCO की कंट्री हैं और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं सारी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कौन सी कंट्री कौन सी सिटी कौन सी कंट्री में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं, अल बसरा, अल बसरा कहाँ पे है, इराक में है, क्या है देख लेते हैं। सेकेंड है गोलन हाइट्स, क्या इसराइल में है, देख लेते हैं। थर्ड है मोसूल, सऊदी अरेबिया में है। फोर्थ है निकोशिया, निकोशिया का साइप्रस में, देखो अभी थोड़ी देर पहले निकोशिया हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, साइप्रस की कैपिटल, साइप्रस की कैपिटल पढ़ी थी हमने निकोशिया, हमें क्या पता था अभी आ जाएगा। ठीक है, साइप्रस क्या थी, निकोशिया की कैपिटल थी। ठीक है, तो निकोशिया जो कैपिटल है वो किस पे है, साइप्रस में। फोर्थ स्टेटमेंट तो सही है। अब हम देख लेते हैं क्या फोर्थ स्टेटमेंट, 3 में दे रखी है फोर्थ स्टेटमेंट, तो फोर्थ तो हमारी सही है। ठीक है, और देख लेते हैं हम, और क्या है, मोसूल, मोसूल कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में नहीं है, मोसूल कहाँ पे, इराक में है। आप पहले भी इस करंट अफेयर्स की क्लास में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मोसूल जो है इराक में है, गोलन हाइट्स इजराइल में ही है, और अलबसरा और जो मॉस्क है वो भी इराक में ही है। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, ये थर्ड को छोड़ के, तो 1, 2 एंड 4 हमारी करेक्ट है, 1, 2 एंड 4 हमारी करेक्ट है। तो जो आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के बारे में बताना है, हर एक करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन आता है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, ये उसी का इनिशिएटिव है। सेकंड, द टारगेट सेगमेंट ऑफ स्कीम आर ऑल दी मोबाइल फोन्स एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक, ऑल दी मोबाइल फोन्स नहीं है, ऑल दी मोबाइल फोन्स नहीं है, जो भी मोबाइल फोन 15,000 से ज़्यादा जिनका प्राइस है केवल वही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है हमारी, तो हमें बताना इनकरेक्ट ही बताना है। तो इसका मतलब चलो इनकरेक्ट बताना है तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हो सकते हैं, या तो ये या तो ये, और फर्स्ट स्टेटमेंट तो 2 एंड 3 तो रॉन्ग है, पहले ही पता चल गया, क्योंकि ये जो स्कीम है ये 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए नहीं है। MEITs को चलाती है तो फर्स्ट तो रॉन्ग नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा बी, हो जाता है हमारा बी। 4 to 6% इंसेंटिव इसमें दिया जाएगा, 4 to 6% इंसेंटिव दिया जाएगा इंक्रीमेंटल सेल पे। ठीक है, इंसेंटिव दिया जाएगा इंक्रीमेंटल सेल पे। ठीक है, इंक्रीमेंटल सेल पे, और जो इसका बेस ईयर है वो क्या है, बेस ईयर हमारा क्या है, 2019 to 2020 जो हमारा बेस ईयर है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, फर्स्ट इट इज़ ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ SBI एंड मिनिस्ट्री को। याद रखना, हायर एजुकेशन को जो फाइनेंस कर रहा है वो इंडिया का ऐसा बैंक नहीं है। ठीक है ना, याद रखना, थोड़ा सा फॉरेन सा बैंक है, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, SBI नहीं है, कोई फॉरेन सा बैंक है, कौन सा, कैनेरा बैंक, कौन सा है, कैनेरा बैंक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाती है रॉन्ग, कि ये जो तो नहीं है, क्योंकि करेक्ट पूछा है। ठीक है, इसका मतलब थर्ड सही है, इसका मतलब जितने भी सेंट्रली फंडेड हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी एजुकेशनल इंफ्रा को क्रिएट करने में, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंफ्रा के लिए भी, R&D के लिए भी, ये दोनों के लिए ही वो करेगी। ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो जो भी कॉलेजेस होंगे या हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे उनको वापस करना होगा 10 साल के बाद, लेकिन जो इंटरेस्ट है, जो उनका इंटरेस्ट है वो देगी गवर्नमेंट, इंटरेस्ट है वो देगी गवर्नमेंट। कौन, गवर्नमेंट देगी एज ग्रांट, कैसे देगी, एज ग्रांट देगी। ठीक है, एज ए ग्रांट प्रोवाइड करेगी। अगर हाई एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये बनी थी 2017 में, ये बनी थी 2017 में, कंपनीज एक्ट के अंडर बनी है, 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके अंडर बनी है। ठीक है, और क्या है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है। ठीक है, RBI के अंडर। और तो मैं क्या ही बताऊँ, इंडिया के अंदर जो एक राइज इनिशिएटिव चल रहा है, राइज मतलब रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इन एजुकेशन, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इन एजुकेशन 2022 तक जो वो होएगा, इसको बूस्ट करने में HEFA का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। ठीक है, इस राइज स्कीम को बूस्ट करने वाली है हमारी HEFA। ठीक है, इंफ्रा को इसमें फंड करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, विद रेफरेंस टू खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। देखो याद रख लेना, काम मिशन है, इसको बोलते हैं काम मिशन, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट एम्स एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर और माइग्रेंट वर्कर्स दोनों के लिए एम्प्लॉयमेंट ये क्रिएट करने वाली है। सेकंड है, दिस स्कीम इज डिजाइंड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ऑन PPP मोड। क्या ये जो है ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के पे डिजाइन करेगा, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल हमारी सही स्टेटमेंट है, ये भी उसको डिजाइन करेगा। थर्ड है, अंडर दिस द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स एंड पाउडर मिक्सिंग मशीन टू आर्टिशंस। ये भी बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट इसके अंदर उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और जो भी मशीन्स होंगी वो इंडिजीनियसली बिल्ड होंगी। ठीक है, ये कौन सी मशीन होंगी, इंडिजीनियसली बिल्ड मशीन को ही गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। ठीक है,
तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें हमारी सही हो जाती है। कौन चलाता है, क्या है, तो आपको सब पता चल गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। MEIS के बारे में हमें बताना है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ फॉर फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, कब चलाई गई थी, 2015 से 20 के बीच में ही चलाई गई थी। ठीक है, जो हमारी ये है ये तभी चलाई गई थी। सेकंड है द यूएस गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड ए कंप्लेंट इन WTO अगेंस्ट MEIS। बिल्कुल, उसने WTO ने यूएस ने WTO में कंप्लेंट कर दी है हमारी इस स्कीम के अगेंस्ट। ठीक है, थर्ड है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंटिन्यू द MEIS बियॉन्ड। देखो, अगर यूएस ने बोल दिया तो यूएस से तो भाई ईरान से हमारा पूरा सब कुछ बंद कर दिया, तो ये तो स्कीम क्या है, तो ये स्कीम अभी इंडिया बंद कर रही है। इसकी जगह एक और स्कीम ला रही है, वो है REODTEP। इसको क्या नाम है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो स्कीम थी MEIS, ये हमारे जो SCM वाली है, सब्सिडीज़ एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, उसको ये वोलेट कर रही थी। WTO का जो एग्रीमेंट है ना, SCM वाला, क्या बोलते हैं, सब्सिडीज़ एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, उसको ये वोलेट कर रही थी। ठीक है, इसीलिए अब ये न्यू स्कीम ला रहे हैं, ये WTO के उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ जाते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर हाई एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है हमारा इज लॉन्च्ड बाय ICAR टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड स्ट्रेंथन हाई एग्रीकल्चर एजुकेशन इन इंडिया। जो ये है हमारा, ये इसीलिए हुआ। कितने स्टेटमेंट है इसमें, 3 स्टेटमेंट्स हैं। ओके, ठीक है, तो नेशनल एग्रीकल्चर हाई एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है वो ICAR ने लॉन्च किया है। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट हायर एजुकेशन के लिए लॉन्च किया, कब किया, 2017-18 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और सेकंड देख लेते हैं, कृषि मेघ द डाटा रिकवरी सेंटर ऑफ ICAR हैज़ बीन सेटअप अंडर नेशनल हाई एजुकेशन प्रोजेक्ट। क्या ये ICAR का जो कृषि मेघ है ये इसी के अंडर डाला गया है, बिल्कुल ये इसी के अंडर डाला गया है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और इसको जो मेन है, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट जो हैदराबाद में है, वहाँ पर इसका सेंटर बनाया गया है। हैदराबाद में इसका सेंटर बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर है, लेकिन कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, तो ये भी एक याद रख लेना। थर्ड है हमारा कि कृषि मेघ इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक। जो इसको फंड कर रहा है वो गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक कर रहा है, बिल्कुल सही है। 50-50 बेसिस पे 50% हमारी गवर्नमेंट फंड करेगी और 50% जो है हमारा ये वर्ल्ड बैंक फंड करेगा। तो ये तो तीनों स्टेटमेंट जो है इसकी सही हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कौन सा इंडेक्स, कौन सी फर्म रिलीज करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कौन रिलीज करता है, जापानीज फर्म निक्की ही रिलीज करती है। सेकंड है ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। देखो याद रखना, ह्यूरोन जो, अगर ह्यूरोन आ जाए ना तो उसमें ह्यूरोन ही एक कंपनी है, ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूके का, वही रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज नहीं करता। यूके का इंस्टीट्यूट है ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इसको रिलीज करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है, फर्स्ट थर्ड देख लेते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इसको कौन रिलीज करता है, इसको सर्फ शार्क ही रिलीज करती है। इसको कौन रिलीज करता है, सर्फ शार्क ही रिलीज करती है। तो जो इसका आंसर हो जाता है सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट एंड 3 हमारे करेक्ट हैं। तो जो इसका आंसर हो जाता है 20 का, हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड। सोफी रिपोर्ट कल शाम को जो लेक्चर गया है उसी में ही बड़े अच्छे से ये बताया गया है कि इसको कौन प्रिपेयर करता है। आपको पता होगा, सोफिया, सोफो जो भी ये सारी रिपोर्ट है ये FAO रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज नहीं करता है। कौन इसको रिलीज करता है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और भी बहुत सारी हैं इसको, जैसे कि इसमें और कौन कौन साथ देता है, इसका यूनिसेफ भी साथ देता है, इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी साथ देता है, इसमें WHO भी टेक पार्ट करता है इसको निकालने में, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी हो जाती है रॉन्ग। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी ना तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाता है। ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि वर्ल्ड इज ऑन द ट्रैक टू अचीव जीरो हंगर। नहीं, ये बता रही है कि वर्ल्ड ट्रैक पे नहीं है, वर्ल्ड ट्रैक पे नहीं है। उसने बोला कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा हंगर का, तो जो हंगर है वो 840 मिलियन पार कर जाएगी 2020 तक। 840 मिलियन लोग हंगर से मर रहे होंगे, और वो कितना होगा, 9.8% होगा हमारी पॉपुलेशन का। अभी कितना है, 8.9% है। अभी जो है 8.9% है। अगर 2030 तक यही ट्रेंड चलता रहा तो उस टाइम पे 9.8% हो जाएगा। आ गया समझ में। और इसमें जो है 3 टाइप्स की डाइट आती है, एनर्जी सफिशिएंट डाइट, न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट और हेल्दी डाइट। ये तीनों डाइट इसमें मेनली बताई गई है कि कौन कौन सी डाइट होनी चाहिए। तो क्या आपको ये समझ में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल ही इसका बताया कि कौन कौन सी रिपोर्ट FAO निकालता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तीसरी बार आ गया ये क्वेश्चन हमारे इसमें। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बताना है। इट एम्स टू प्रोवाइड टाइमली एंड एफिशिएंट एक्सेस टू इंक्लूसिव, अफोर्डेबल एंड सेफ हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। ये जो है ये टाइमली इंप्लीमेंटेशन जो भी करता है ये हमारा करता है। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी सही है। सेकंड है इट इंक्लूड्स हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, टेलीमेडिसिन, ई फार्मा, हेल्थ केयर रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। पहले लेक्चर का पहला क्वेश्चन उसमें ये बताया गया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। थर्ड है इट विल हेल्प टू अचीव यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16। क्या यूएन डेवलपमेंट गोल 16 को ये करेगा? बिल्कुल नहीं। यूएन सस्टेनेबल गोल है हमारा 3, जिसमें हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चाहते हैं, उसको ये कंप्लीट करेगा। 16 को ये कवर नहीं करेगा। तो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाती है, ये हमारी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको सस्टेनेबल गोल्स के बारे में कोई ट्रिक चाहिए उनको याद करने की, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वो आपको एक लेक्चर अलग से बना के डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल हेल्थ स्टेक के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है कि नेशनल हेल्थ स्टेक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखो इससे पहला जो क्वेश्चन था ना उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी और चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या है। तो जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था ना, नेशनल हेल्थ जो इसका था, ये ब्लूप्रिंट तैयार किया था सत्यनारायण कमेटी ने। किसने किया था? सत्यनारायण कमेटी ने इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था जब हमारा डिजिटल हेल्थ मिशन बन रहा था। किसके इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करता है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है ये। ठीक है, और आयुष्मान भारत के अंदर इसको देखो, ये है ना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये आयुष्मान भारत को भी इम्प्लीमेंट कर रही है। आयुष्मान भारत के जो प्रोग्राम है उसको भी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही इम्प्लीमेंट कर रही है, और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को भी यही वो कर रही है। कब लॉन्च हुई है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? अभी 2020 में ही तो लॉन्च हुआ है। ठीक है, और नीति आयोग ने भी रिपोर्ट दी थी इसकी, नेशनल हेल्थ स्टेक की रिपोर्ट किसने दी थी? नीति आयोग ने। उसके अकॉर्डिंग भी ये सेट किया गया कि उसने भी बोला था कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को सेटअप करना चाहिए। ठीक है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी नेशनल हेल्थ स्टेक। तो अभी अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल हेल्थ स्टेक के बारे में ही हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी हमारी सही है, कौन सी हमारी गलत है नेशनल हेल्थ स्टेक के बारे में। तो हम देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ स्टेक इज ए विजनरी डिजिटल फ्रेमवर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी बताया मैंने कि किसका है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नहीं, नीति आयोग का है ये। किसका? नेशनल हेल्थ स्टेक नीति आयोग का है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। विच कैन बी यूज्ड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट। ये सही है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड है द नेशनल हेल्थ रिप्रेजेंट ए होलिस्टिक प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स ए मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ वर्टिकल्स एंड देयर डिफरेंट ब्रांचेस एंड इज कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्यूचर IT सॉल्यूशन फॉर हेल्थ सेक्टर। बिल्कुल सही है। थर्ड द की कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ स्टेक में क्या क्या आते हैं? नेशनल हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, बिल्कुल। कवरेज एंड क्लेम्स प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, बिल्कुल। नेशनल हेल्थ एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, ये चारों ही इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है, तो एक ही स्टेटमेंट हमारी बन जाती है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सतलुज यमुना लिंक के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। सतलुज यमुना लिंक के बारे में तो देख लेते हैं। सतलुज यमुना लिंक, फर्स्ट है द इराडी ट्रिब्यूनल इज एसोसिएटेड विद सतलुज यमुना लिंक। जो इराडी ट्रिब्यूनल है वो इससे एसोसिएटेड है, बिल्कुल। जो इराडी ट्रिब्यूनल है कब बना था? इंदिरा गांधी के टाइम पे बना था। ठीक है, 1986 मतलब उसी टाइम पे बना था ये इराडी ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो क्या ये सतलुज यमुना से रिलेटेड है? बिल्कुल, ये उसी टाइम से रिलेटेड है। सेकंड, अंडर द टर्म्स ऑफ पंजाब अकॉर्ड ए ट्रिब्यूनल वाज टू बी सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द रिवर वाटर क्लेम्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। ये भी बिल्कुल पंजाब अकॉर्ड बना था जिसमें तीनों के बीच में डिवीजन की बात की गई थी। थर्ड है द पंजाब अकॉर्ड वाज साइंड व्हेन PV नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर। याद रखना, PV नरसिम्हा राव नहीं थे, पंजाब अकॉर्ड तब हुआ था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो हमारा आंसर आ जाता है डायरेक्ट C। ठीक है, सतलुज यमुना लिंक अभी बहुत ज़्यादा कंटेंशियस है। क्यों है? क्योंकि देखो अभी क्या है, फार्म लॉज पास हुए हैं, उसमें हरियाणा एंड पंजाब साथ साथ में, तो गवर्नमेंट जो इशू चला रही है वो सतलुज यमुना लिंक का फिर से एक बार ये न्यूज़ में आया है कि आप अपने उस कंसेप्ट के बारे में क्यों नहीं लड़ रहे हो, उस इशू के बारे में। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इज डाउन अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्टोरल रोल बनाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बनाता है। सेकंड, द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट आर नॉट कंडक्टेड बाय, नहीं, ये जो है इलेक्शन कमीशन ही कराता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वही करवाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है रॉन्ग। किसके अंडर? आर्टिकल 324 के अंदर आता है हमारा वो इलेक्शन कमीशन। ठीक है। थर्ड है द इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, नहीं, इनको भी कौन कराता है? हमारा इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है। थर्ड, रीजनल कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नहीं, रीजनल कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? रीजनल कमीशन को हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसकी रिकमेंडेशन पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिप्रेजेंटेशन पे। तो जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट तो ये हमारा केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। क्या आपको पता चल गया इलेक्शन कमीशन के बारे में? आर्टिकल 324 में है ये। ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे।
विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अभी जो मैं कर रही हूँ वो एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन से आप कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि अरुणाचल प्रदेश क्या क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं। द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को संभाले अरुणाचल प्रदेश के। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, गवर्नर के पास यहाँ पे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड, द अरुणाचल प्रदेश हैज बिकम ए फुल फ्लैज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 55th अमेंडमेंट एक्ट 1986। जो ये फुल फ्लैज स्टेट बना था ये तभी बना था 55 इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 1987 में बन गया था ये जो फुल स्टेट, ठीक है। पहले ये यूटी था, ठीक है। यूटी कब बना था 1972 में, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो 55th अमेंडमेंट एक्ट है 1986 का, उसने ऐड किया आर्टिकल 371H जो डील करता है स्पेशल प्रोविजन से अरुणाचल प्रदेश के। ये भी जो हमारी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। 371H जो है वो अरुणाचल प्रदेश से ही रिलेटेड है। तो इसके तीनों आंसर जो हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रख लेना किससे रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश से। 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक और चीज़ याद करो, देखो आर्टिकल 371H तो हमने याद कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास आ जाए कि 371 के ABCD और मैच करने आ जाए कौन सी स्टेट के लिए है, तो याद रखना मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। एक ट्रिक बता रही हूँ, अभी रट लेना इसको। नामा, ऐसे ही बोल रही हूँ नाम। मान लो कोई टीचर बैठी है क्लास में, वो बोल रही है नाम कौन, समीर नाम का कोई बच्चा, ठीक है। जीके याद कर, ठीक है। जीके याद कर, ठीक है। पीछे वाला ऐसे ही है, ये इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। और ये है सारे, देखो एन से है सबसे पहले नागालैंड, एन में है सबसे पहले नागालैंड। ये कौन सा है, 371A से शुरू हो जाता है, ABC ऐसे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे शुरू हो जाते हैं। नाम सबसे पहले है नागालैंड, उसके बाद है असम। ये क्या है, असम। यहाँ पे क्या है, सॉरी ये AA बाद में है, ये A यहाँ पे नहीं है, नामा में A यहाँ पे है, ठीक है। ये यहाँ पे C में क्या है, मणिपुर। यहाँ पे क्या है, मणिपुर। ये A कौन सा है, ये दोनों जो A हैं याद रखना, ये दोनों आंध्र प्रदेश के A हैं, याद रख लेना, ठीक है। ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश के ही हैं। आर्टिकल 370 ABCDE चलता रहेगा, ठीक है। ये लेकिन उसके आगे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा S से क्या आता है, सिक्किम। S से हमारा क्या आ जाता है, सिक्किम। मी मतलब मिजोरम, ठीक है। AR मतलब अरुणाचल, ए अरुणाचल। ये कहाँ पे आ गया, H 371H आ गया यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा। जी मतलब गोवा, ठीक है। जी मतलब गोवा। और के मतलब कर्नाटका, ये सारी स्टेट हैं, बिल्कुल रट लेना। नाम समीर, जी के याद कर ले, ठीक है। ऐसे याद कर लो इसको। और याद रख लेना असम पहले है, फिर आंध्रा आता है, फिर अरुणाचल आता है, ठीक है। और सारी स्टेट्स की सीक्वेंस यही है, 371A से ऐसे शुरू हो जाते हैं और ऐसे चलते जाओगे हर एक वर्ड पे, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। क्या आपको ट्रिक याद हो गई, याद हुई नहीं हुई देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। ऑल दी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव बीन कैटेगराइज्ड एज PVTGs। जितने भी ट्राइब्स हैं यहाँ की उनको PVTGs घोषित किया गया है। ये याद रखना कि कोई भी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की PVTGs में नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। सेकंड है मिशमी और निशी जो ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश की है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश की, जैसे कि अदिस हो गई, अप्तानीज हो गई, सिंगपोस हो गई, मेम्बास हो गई, ठीक है। निशी और खाम्बास हो गए, ये सारे क्या हैं, ये सारी ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश की ही हैं, ठीक है। तो मिशमी और निशी ये दोनों ट्राइब भी कहाँ की हैं, अरुणाचल प्रदेश के। तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। अब आ जाते हैं 6th शेड्यूल पे। 6th शेड्यूल आपको पता होगा किसके लिए है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। आ जाते हैं। दिस 6th शेड्यूल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। क्या ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, क्या ये जो हमारा क्या ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, हैं? तो देख लेते हैं। सेकंड है, क्या कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें, तो हमारा देखो सेकंड है, इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल। थर्ड है, इट प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल फंड्स एंड गवर्नर कैन मेक रूल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ सच फंड। याद रखना 6th शेड्यूल केवल इन 4 स्टेट के लिए, कोई बहुत ज़्यादा SC/ST स्टेट्स के लिए नहीं है, वो है 5th शेड्यूल। ये जो बोल रखा है वो बोलता है 5th शेड्यूल के बारे में, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है ना तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है ये कि और सारी स्टेटमेंट सही हैं। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि 6th शेड्यूल के अंदर के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाओ, वहाँ पे ओरिजिनल काउंसिल बनाओ। थर्ड क्या है, और डिस्ट्रिक्ट ओरिजिनल फंड भी क्रिएट करने हैं आपको, ताकि गवर्नर वहाँ पे ऐसे फंड प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में बताना है। नेशनल काउंसिल और ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो बन रहा है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? क्या माइनॉरिटी की वो होगी, माइनॉरिटी अफेयर्स का यूनियन मिनिस्टर होगा? नहीं, यहाँ पे जो चेयरपर्सन होगा वो होगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो यूनियन मिनिस्टर होगा वो होगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो होगा वो होगा इनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाती है हमारी रॉन्ग। सेकंड में आते हैं दी काउंसिल विल हैव 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो 5 होंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहाँ के जो ट्रांसजेंडर मेंबर के जो नंबर होगा वो होगा 5। थर्ड है द मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन। ये भी बिल्कुल सही है। जो अदर मेंबर्स होंगे उनका जो टाइम पीरियड होगा वो 3 साल का ही होगा। इसका जो वाइस चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा इसका होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर रहा है। ये जो नेशनल काउंसिल है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करेगी और उनको सेल्फ जेंडर चूज करने की आइडेंटिटी देगी, लेकिन बाद में उनको जो सर्टिफिकेट तो है वो डीएम से ही लेना पड़ेगा। कोई इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, केवल और केवल डिस्क्रिमिनेशन से इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आंसर बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। उन्नत भारत अभियान के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है कि उन्नत भारत अभियान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट है इट एम्स टू बिल्ड अमंग ऑल द टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स एट एलिमेंट्री स्टेज। ये जो है ये एलिमेंट क्या बोल रहा है, कॉम्पिटेंसी क्रिएट करेगा सभी टीचर्स की और स्कूल प्रिंसिपल्स की एलिमेंट्री स्टेज पे। उन्नत भारत अभियान, उन्नत भारत अभियान। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम ये क्या है। तो जो ये उन्नत भारत अभियान है, ये जो है, ये जो प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने चलाया। किसको? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लोकल कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए, ताकि उनको उनकी प्रॉब्लम्स पता चल सके। तो ये एलिमेंट्री स्टेज वाला तो कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेज वाला कंसेप्ट तो नहीं है कि वहाँ पे जो ये उन्नत भारत अभियान है इसमें एलिमेंट्री टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है हमारे लोकल लोगों से, लोकल कम्युनिटीज से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रोक हो जाती है। और उन्होंने भारत लाया कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी लेके आई है। ठीक है, और कौन से ईयर में? 2014 में, जब हमारे मोदी जी आए ही थे। ठीक है, और इसमें बस यही है, 5 विलेजेस से लगभग एक इंस्टीट्यूशन को 5 विलेजेस से जोड़ा जाएगा और उनके सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, और इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जो है वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। सेकंड देख लेते हैं, ये किसने लाई है, फॉर्मुलेट किया? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, अभी बताया। थर्ड है आईआईटी दिल्ली इसको कोऑर्डिनेट करिए, बिल्कुल ये भी कोऑर्डिनेट करिए। तो सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में हमें स्टेटमेंट बताने की कौन सी सही है, कौन सी गलत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? फर्स्ट है वन बेसिक सेविंग अकाउंट इज ओपनड फॉर द अनबैंक्ड पर्सन। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आई थी, आपको भी पता है। ठीक है, पहले ही आ गई थी। वन बेसिक एम जो है इसका वो है कि इसको वो करना, अनबैंक को बैंक करना, बिल्कुल ये इसका बेसिक एम है। ठीक है, ये इसका बेसिक एम है कि इसको अनबैंक को बैंक करना है। सेकंड, देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू मेंटेन ए मिनिमम बैलेंस इन प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट। यही तो इसका मेन फायदा है कि इसमें मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो हमारी थर्ड भी सही है। देख लेते हैं, इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन डिपॉजिट इन प्रधान, अगर आपके प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं तो आप उसको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। फोर्थ है एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर्स। नहीं, 10,000 की उनके पास फैसिलिटी है, 10,000 की उनके पास फैसिलिटी है उनके पास कि वो कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है ए, उनके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है हमारी। ठीक है, कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन कर रही है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम किसको कौन कर रहा है? स्टैंडअप इंडिया स्कीम को कौन कर रहा है, याद करना। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि प्रज्ञाता गाइडलाइंस किसके लिए? प्रज्ञाता गाइडलाइंस, देखो प्रज्ञाता गाइडलाइंस कब आई थी? अभी कोरोना के टाइम पे आई हैं। प्रज्ञाता का मतलब है प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक, अप्रिशिएट। ये सारे जो है ना, ये सारी जो है ये है प्रज्ञाता की, मतलब फुल फॉर्म है ये प्रज्ञाता की। ये प्रज्ञाता की क्या है? फुल फॉर्म है। 8 स्टेप्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए था, जितने भी सबके लिए बनाया गया है। ये टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, उनको क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, टीचर्स को क्या करना है, पेरेंट्स को क्या करना है। केवल एडवाइजरी गाइडलाइंस है, केवल एडवाइजरी गाइडलाइंस है सभी के लिए। ठीक है, किसने प्रिपेयर किया? एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किए हैं। सॉरी, किसने प्रिपेयर किया? एनसीईआरटी ने इसको प्रिपेयर किया है। ठीक है, देख लेते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंसिव गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन फॉर द स्टेट, स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इनके लिए प्रिपेयर की गई है। सेकंड, दिस गाइडलाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी, बिल्कुल। थर्ड, दे आर मैंडेटरी फॉर द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। नहीं, ये कौन सी है? एडवाइजरी है। ये क्या है? एडवाइजरी है, ये कंपल्सरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी। इसने जो है स्क्रीन टाइम को भी बताया है, रिकमेंड किया है कि जो प्री प्राइमरी लेवल पे जो स्क्रीन टाइम होना चाहिए वो 30 मिनट से कम होना चाहिए। प्राइमरी से पहले जो होना चाहिए 30 मिनट से भी कम होना चाहिए। और जो 1 से लेकर 8th क्लास तक आप 2 लेक्चर ले सकते हो, 30 या
45 मिनट्स तक के, ठीक है। और 8th से लेके 9th मतलब 9th से लेके 12th तक के क्या है, आप 4 लेक्चर ले सकते हो 30 to 45 मिनट्स के, ठीक है। बस यही है, स्क्रीन टाइम इतना बताया गया है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। एसडीजी के बारे में बताना है, 3 के बारे में, एसडीजी 3 के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। एसडीजी 3 है, उसमें क्या है, द ग्लोबल टू रिड्यूस द ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ बाई 2030। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को हमें 70 तक कम करना है 2030 तक। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है, हमें जो इंजरीज हो रही है रोड ट्रैफिक से वो 2020 तक हाफ करनी थी, बिल्कुल। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन जो हमने बताया था, राधा कृष्ण कमेटी कल ही बताई थी, ठीक है। तो ये उसके लिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये दोनों के लिए। और भी है, तो देखो और भी इसके टारगेट्स हैं, जैसे कि अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें, अंडर 5 अगर मोर्टेलिटी की हम बात करते हैं तो 25/1000 लाइव बर्थ हैं इसमें, इतने तक हमें इसका टारगेट अचीव करना है। न्यू बॉर्न डेथ्स की बात करें तो वो हमें 12 तक ही करनी है, कि 1000 पे बस 12 तक ही हमें अभी हुई, ठीक है, मतलब डेथ हुई बस कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी, ठीक है। एंड पेंडेमिक को जैसे कि एड्स हो गया, टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, ट्रॉपिकल डिजीज़ होगी, हेपेटाइटिस होगी, इनको हमें खत्म करना है, ठीक है। WHO ने तो एसडीजी का हेल्थ प्राइस टैग भी डाला हुआ है। हेल्थ प्राइस टैग की बात करते हैं तो किसका है, WHO का है हेल्थ प्राइस टैग, हेल्थ प्राइस टैग, ठीक है, ये WHO का है, ये भी उसने डाला हुआ है एसडीजी के लिए ताकि उनको कंप्लीट हो सके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद रेफरेंस टू जल जीवन मिशन कंसिडर द फॉलोइंग। जल जीवन मिशन के बारे में बताना है, ठीक है। इट is envisioned to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connection by 2024 to all households in rural India। जो है ये सबको प्रोवाइड करना चाह रहा है क्या, 2024 तक टेप वाला वाटर। बिल्कुल सही बात है, ये जल जीवन मिशन का ये मेन एम है, ठीक है। जन आंदोलन ये क्रिएट करना चाहता है। 55 लीटर पानी पर डे पर पर्सन को ये चाहते हैं कि दे, ठीक है, फ्री हैंड टेप कनेक्शन, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, सबको पता होगा, जल जीवन मिशन जल शक्ति मिनिस्ट्री चला रही है, जल शक्ति मिनिस्ट्री चला रही है इसको। सेकंड है, द प्रोग्राम विल आल्सो इंप्लीमेंट सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर एज मैंडेटरी एलिमेंट्स। जो ये है ये सोर्स, ये भी बिल्कुल सही है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी को भी है ताकि जो हमारा सोर्स है वाटर का वो भी सस्टेन रहे। थर्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। यस, अभी मैंने बोला जन आंदोलन क्रिएट करना है, इसमें लोगों को ज़्यादा अवेयर करना है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। तो जल जीवन जब मिशन बनाया, जल शक्ति जब मिनिस्ट्री बनाई, जल शक्ति जब मिनिस्ट्री बनाई तो उसमें कौन कौन सी उसको मर्ज किया गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री में, तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इन तीनों स्कीम्स को इसके अंदर सबस्यूम किया गया है। तो इन सबके काम जो करती है वो करती है जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी आंसर हमारा आ जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। विद रेफरेंस टू फेम स्कीम, फेम स्कीम के बारे में हमें बताना है। ये स्कीम प्रोवाइड्स फॉर अपफ्रंट डिमांड इंसेंटिव फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो ये है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करती है जो कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही ट्रांसपोर्ट करे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, फेम स्कीम इसके बारे में ही है, ठीक है। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स, ठीक है, 3 साल के लिए आई थी। द इंसेंटिव प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम डिपेंड्स अपॉन द बैटरी कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल। बिल्कुल, इसमें जो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा वो बैटरी की कैपेसिटी पे किया जाएगा। जितनी बैटरी की कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा इसका इंसेंटिव होगा, ठीक है। नेशनल ई मोबिलिटी मिशन प्लान के अंदर ये है, ठीक है, ठीक है, ये ई मोबिलिटी मिशन प्लान के अंदर है ये, ठीक है। और क्या है इसमें कि 100% इसमें जो FDI है वो परमिटेड है ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है। और इसमें बोला गया कि थर्ड स्टेटमेंट है दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग। जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो नीति आयोग है, बिल्कुल नहीं। इसको जो कर रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है। कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, इसको ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। केवी कामत कमेटी, अभी तो आपने बहुत ज़्यादा सुना ही होगा, इस कमेटी के बारे में आपने नहीं सुना तो पता नहीं आपने क्या सुना है, ठीक है। तो जो केवी कामत कमेटी है वो NPA की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आई थी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी बनी है वो इसी के उस पर बनी है, ठीक है। तो वही है कि डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बनी है ये, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैड लोन्स ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो ये इसके लिए ही बनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि केवी कामत कमेटी किसके लिए बनी थी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में भी बताया गया था इसमें, ठीक है, कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाओ, ठीक है। इससे रिलेटेड मेरे को एक चीज़ ध्यान आया, वल्चर फंड्स किसको बोलते हैं? वल्चर फंड्स किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना कि वल्चर फंड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इन लाइन विद रिकमेंडेशन ऑफ बिमल जलन कमेटी ऑन RBI's इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ रियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ RBI एंड हैंस ट्रांसफरेबल टू द गवर्नमेंट। देखो, बिमल जलन कमेटी ने बताया था कि RBI के कुछ सोर्सेज होते हैं जिसको 2 टाइप के सोर्सेज हो। इकोनॉमिक कैपिटल जो होती है उसमें वो कॉम्बिनेशन होती है 2 चीज़ों का, ठीक है। एक होती है रियलाइज्ड प्रॉफिट और एक होते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट।
अनरियलाइज प्रॉफिट जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि कौन कौन से हैं जो गवर्नमेंट को ट्रांसफरेबल है, मतलब कौन से हैं जो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो बिमल जलन ने दो बताए थे, एक होती है रियलाइज्ड इक्विटी और एक होते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो रियलाइज्ड इक्विटी थी उसमें था कि हमें वेरियस जो सोर्सेज हैं वहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसमें आना था, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, लोन्स पे, या फिर हमें जो स्टेट गवर्नमेंट को भी जो लोन दे रखे हैं उससे जो प्रॉफिट आना है, ये सारी चीज़ें किस में हैं, हमारे रियलाइज्ड इक्विटी में। देखो रियलाइज्ड इक्विटी में कुछ चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें हमें कन्फर्म है कि ये चीज़ तो आएगी। मान ले हमने किसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रखी है, वहाँ से प्रॉफिट आना क्या है, मतलब है कि आएगा ही, ठीक है। लोन दे रखे हैं उसका भी इंटरेस्ट आएगा ही, ठीक है। स्टेट को दे रखे हैं, तो ये हैं जो हमारे रियलाइज्ड हैं कि हमें पता है कि ये इक्विटी आने वाली है, तो ये गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। कैन बी ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, जो ये हैं ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड रिवैल्यूएशन, ये होती है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड मतलब कभी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, जैसे कि एप्रिसिएशन हो गया, फॉरेन करेंसी एसेट का हमारा एप्रिसिएशन होगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, लेकिन पता तो नहीं था, कम भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ना ही था, ठीक है। तो कुछ भी हो गया, जैसे कि एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट हो गया, गोल्ड हो गया, तो वो चीज़ रियलाइज नहीं है, उसका नहीं पता है वो बढ़ेगी कि नहीं, तो वो गवर्नमेंट के साथ वो ट्रांसफर नहीं करेगी। तो बिमल जलन कमेटी ने बताया था कि इकोनॉमिक कैपिटल जो होती है आरबीआई की वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड। तो आप रियलाइज्ड को ट्रांसफर कर सकते हो, अनरियलाइज्ड को नहीं। तो देख ले, तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स बिल्कुल ये रियलाइज्ड के अंदर है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रियलाइज्ड के अंदर है, क्योंकि ये ट्रांसफर हो सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन ये एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और हमारा जो आंसर आ जाता है वो हो जाता है बी, आंसर आ जाता है बी, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38 पे। हमें बताना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस को कौन रिलीज करता है, ठीक है, कौन रिलीज करता है ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस को, तो याद रखे ना, इसको करता है वर्ल्ड बैंक, इसको करता है वर्ल्ड बैंक, किसकी मदद से, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से वर्ल्ड बैंक इसको करता है। ये किसका डेटा है, डेटा है कि कैसे एडल्ट सेव करते हैं, बोरो करते हैं मनी को, कैसे पेमेंट करते हैं एडल्ट्स, कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं, ठीक है, एडल्ट्स के बारे में। ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस किसके बारे में, एडल्ट्स का सर्वे है ये, और कब होता है, हर 3 साल में एक बार होता है, एवरी 3 ईयर्स में एक बार होता है, और कब से हो रहा है, सिंस 2011 से हो रहा है, ठीक है, सिंस 2011 से हो रहा है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो देखो 2011 में जब सबसे पहले इसने किया तो इंडिया में जो अकाउंट्स थे, फॉर्मल अकाउंट्स हमारे एडल्ट्स के 35% थे। अभी जो 2017 का सर्वे आया उसमें था कि 80% लोगों के पास फॉर्मल अकाउंट्स हैं। तो देखो कितना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में हुआ है। ऑल्सो जेंडर गैप की भी बात उसने उस टाइम पे बताई थी। 2014 में जो हमारा जेंडर गैप उन्होंने बताया था 2020 बताया था, सॉरी 20% बताया था, और 2017 में ये जो जेंडर गैप है हमारा फाइनेंशियल उसमें ये केवल और केवल 6% रह गया है, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गई। ये है कि हमारे फॉर्मल अकाउंट्स कितने हैं एडल्ट्स के, फॉर्मल अकाउंट्स कितने हैं एडल्ट्स के, और ये है हमारी जेंडर गैप क्या है। तो ये दोनों ही चीज़ें ये इंडेक्स इन्होंने बताई थी, ठीक है। ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब रिलीज हुई है, अभी रिलीज हुई है 2019 में, कहाँ पे, गुजरात में। इसमें क्या है, आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करो, 60 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो 3000 हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन, एक सब्सक्राइबर को 50% पैसे देने पड़ेंगे, 50% पैसे गवर्नमेंट खुद देगी। कौन सी स्कीम है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% गवर्नमेंट फंड करेगी, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, ताकि उनको अगर कुछ ना हो तो कम से कम 3000 रुपये उनको मिनिमम मिल जाए पेंशन के, ठीक है। आफ्टर डेथ 50% जो पेंशन है वो स्पाउस को मिल जाएगी, ठीक है। और क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है ये मेनली, जिनकी 15 या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनकी 15,000 से कम सैलरी है महीने की, ठीक है। तो बस, और इसको पेंशन को फंड को मैनेज कौन करेगा, LIC पेंशन फंड को मैनेज करेगा, बस। और देख लेते हैं, इट इज़ ए वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अवेलेबल टू ऑल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मंथली सैलरी। नहीं, जिनकी 15,000 से नीचे सैलरी है उन्हीं के लिए, ये नहीं है कि 2 लाख रुपये कमा रहे हो तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। ये वॉलंटरी तो है लेकिन ये वो नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमारी रॉन्ग हो जाती है, 2 ऑप्शन कट गए, इसका मतलब सेकंड हमारी सही है। मतलब इट प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 3000 पर मंथ, अभी बताया 60 साल के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। थर्ड है स्कीम को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अभी बताया कौन सी मिनिस्ट्री इसको कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको कर रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर हमारा हो गया बी, तो आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में हमें बात करनी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में। तो क्या बताता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, देख लेते हैं। द सर्वे इज पब्लिश्ड बाय NSO, जो इस सर्वे को पब्लिश करता है वो NSO करता है। पहली चीज़, पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग, जो इस सर्वे को पब्लिश करता है वो करता है RBI। कौन करता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे को RBI मेजर करता है। इसमें दोनों चीज़ें RBI मेजर करता है कि करंट सिचुएशन इंडेक्स, अभी करंट सिचुएशन के बारे में, मतलब लास्ट जो 1 साल में जो हुई है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, फ्यूचर के बारे में लोग क्या सोचते हैं अगले आने वाले, ये 2 इंडेक्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और 1 to 100 इसकी रैंकिंग होती है,
ठीक है। अगर 100 से मतलब 1 to 100 बोल रही हूँ, 100 मतलब एक बेंचमार्क है इसका, अगर 100 से ज़्यादा किसी का वो आती है वैल्यू तो वो होती है, वो तो जनता में ऑप्टिमिस्टिक है। अगर 100 से कम वैल्यू आती है तो वो पेसिमिस्टिक है। ये भी चीज़ याद रखना, 100 से ज़्यादा है इसका मतलब ऑप्टिमिस्टिक है और 100 से कम है मतलब पेसिमिस्टिक उनका वो है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड देख लेते हैं, द सर्वे मेजर्स द कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ बोथ करंट एंड फ्यूचर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन 5 इकोनॉमिक वेरिएबल। यस, करंट स्टेट पे अभी बताया, फ्यूचर स्टेट पे अभी बताया, 5 इकोनॉमिक वेरिएबल। मैं बता देती हूँ किस किस पे करती है। सबसे पहले इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है हमारी कंट्री की, उस पर करती है। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट की वो कंडीशन कैसी है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है। थर्ड, प्राइस लेवल्स कितने हैं, प्राइस लेवल कितना है। फोर्थ है आपकी इनकम कितनी है, और फिफ्थ है आपकी स्पेंडिंग कितनी। ये 5 चीज़ों पे गवर्नमेंट सर्वे करती है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे, विद रेफरेंस टू इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, देखो इंडियन डिपोजिटरी, सॉरी मैं बता देती हूँ कि देखो नॉर्मली क्या है, हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं अगर उनको फॉरेन मार्केट से पैसा उठाना है तो वो डायरेक्ट जाके अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं करा सकती हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट जाके ये नहीं है कि वहाँ के स्टॉक मार्केट में ऐसे ही लिस्ट हो जाएंगी और वहाँ से पैसे उठा लेंगी, ऐसा नहीं है। उनको इसी के लिए, इसी चीज़ के लिए क्या चलाई गई हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का एक कंसेप्ट चलाया गया है। ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट में है कि कोई भी फॉरेन कंपनी किसी भी देश में जाके, जैसे कि मान लो हमारी कंपनी को, मान लो इंडिया की कंपनी है जियो, इसको हम अमेरिका की जो मार्केट है वहाँ से पैसे उठाने, तो ये क्या करेगी, जियो अमेरिका में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इशू करेगी। वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ के इन्वेस्टर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को उठाएंगे और वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, किसमें, डॉलर में। किसमें इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर में। और फिर ये जो कंपनी है ये डॉलर लेके इंडिया में आ जाएगी, ठीक है, उसको कन्वर्ट करवा लेगी। तो उसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डायरेक्ट आप वहाँ से रुपी का वो नहीं कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप रुपी वहाँ से नहीं उठा सकते, तो आपको वहाँ से डॉलर उठाना पड़ेगा, उसके लिए है आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ऐसे इंडियन मार्केट में भी है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का भी कंसेप्ट वही है। तो देख लेते हैं, द इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द इंडियन कंपनीज कैन रेज कैपिटल फ्रॉम ओवरसीज मार्केट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो हैं, क्या वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें इंडियन कंपनी नहीं, देखो जिस भी देश का नाम होगा ना, उस कंट्री से पैसा उठाया जाएगा, किस कंपनी द्वारा, बाहर की कंपनी द्वारा। से इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कौन लेगा, बाहर की कंपनीज लेंगी, अमेरिकन कंपनीज लेंगी, चाइनीज कंपनी लेंगी, वो लेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हम कौन सी लेंगे, अमेरिका वाले अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट नहीं लेंगे, हम लेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग कि कौन इसको लेता है। सेकंड है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर डिनोमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज, बिल्कुल रुपीज की टर्म में डिनोमिनेट होते हैं, आर लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, और ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट होते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा बी। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि इनका कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल। चलो देख लेते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो विच अमंग दी फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द एसेट ऑफ आरबीआई। कौन कौन से हैं जो एसेट्स में क्रिएट होते हैं। एसेट क्या होते हैं, एसेट जो आरबीआई को बाद में जाके इनकम देंगे, बाद में जाके जो आरबीआई को इनकम देंगे, तो हमें एसेट्स बताने हैं। फर्स्ट, लोन्स टू द सेंटर एंड स्टेट। अगर आरबीआई ने सेंटर और स्टेट को लोन दे रखे हैं तो क्या वो एसेट है, बिल्कुल उनको, क्योंकि आरबीआई को सेंटर और स्टेट्स इंटरेस्ट देंगी उस लोन पे, तो बिल्कुल ये क्या है, एसेट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही, सब में ही है। सेकंड देख लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन कस्टडी ऑफ आरबीआई। ये भी बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर उसकी कस्टडी में है तो उसने पैसे दे रखे हैं तो वहाँ से इंटरेस्ट आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, सीआरआर डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। सीआरआर डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, बैंक ने अपने सीआरआर डिपॉजिट कर रखा वहाँ पे, नहीं देखो, हाँ ठीक है, सीआरआर डिपॉजिट कर रखा तो जो आरबीआई है ना, उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या है, सीआरआर है क्या, उसकी लायबिलिटी है, आरबीआई की लायबिलिटी है, उसको वो वापस करने हैं बैंक को, ठीक है। सीआरआर जो डिपॉजिट्स हैं वो बैंक को, आरबीआई को वापस करने हैं बैंकों को। तो जो सीआरआर है जब वापस ही करने हैं, हम उससे कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो इसका फायदा क्या हुआ। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है कि वो थर्ड जो हमारे एसेट्स में नहीं आती, फर्स्ट एंड सेकंड आती है। फोर्थ देख लेते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन। जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो क्या होती है, हमेशा और हमेशा लायबिलिटी में वो होती है, ठीक है, लायबिलिटी होती है हमारी करेंसी इन सर्कुलेशन। तो जो हमारा आंसर आ जाता है वो हो जाता है हमारा ए। तो जो हमारे एसेट्स हैं वो क्या 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 आते हैं, हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गए, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, लोन्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे एसेट्स में आती हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में हमें बताना है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स आर नॉट अवेलेबल टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए नहीं है।
वो इनके लिए नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई, सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, लगभग सारे बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सेकंड है द लोन्स टू द स्टार्टअप कंपनीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बिल्कुल अभी तो किया है ये, अभी तो किया है कि स्टार्टअप कंपनीज को भी इसमें काउंट किया जाएगा कि वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ऐड हो सके। थर्ड है इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन लैंडिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर बैंक द बैंक रिक्वायर्ड टू मेक कंट्रीब्यूशन टू RIDF। ये बिल्कुल सही है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डोनेट नहीं कर पाता है तो उसको RIDF में डालना होगा। या फिर अगर वो फॉरेन बैंक है, ये तो इंडियन बैंक की बात होगी, अगर कोई फॉरेन बैंक की ब्रांच है, अगर वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रही है तो SEDF में डालेगी, स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, जो कि किसका है, सिडबी का है, जो कि किसका है, सिडबी का, ये उसमें डालेंगे, ठीक है, फॉरेन बैंक्स। और ये है इंडियन बैंक्स की बात, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो है उनकी बात, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 43, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। SLR के बारे में बताना है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये रेशियो क्या होती है, जो बैंक को पैसा अपने पास रखना पड़ता है एज ए बफर, जो किसी को लोन में नहीं घुमाना होता, उसको बोलते हैं। एज ए पार्ट ऑफ SLR द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिटर्स मनी विद RBI। नहीं, RBI के साथ कौन सी मनी रखनी है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। SLR उसको अपने साथ ही रखनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट है द SLR कैन बी मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश और गोल्ड, ये बिल्कुल सही है, SLR किसी भी फॉर्म में आप मेंटेन कर सकते हो। थर्ड है डिक्रीज इन SLR, अगर हम SLR को डिक्रीज करेंगे, मान लो उसने बोला कि आप बफर अब कम रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोन में दो, इट मीन्स इससे इंक्रीज होता है मनी सर्कुलेशन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि अगर आप कम कर देते हो SLR को और CRR को भी अगर कम करते हो तो जो हमारा मनी सर्कुलेशन है, सप्लाई है इकोनॉमी में, वो बढ़ जाती है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा बी, आंसर आ गया हमारा बी। क्या चीज़ समझ में आई? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम इकोनॉमी के सेक्शन में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। GST काउंसिल के बारे में हमें बताना है। GST काउंसिल इज ए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी। देखो याद रखना, GST काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें बनी थी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल है। GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है GST काउंसिल, ठीक है। कौन चेयर करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, ठीक है। और स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं रेवेन्यू और फाइनेंस के, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इट इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड इंक्लूड्स द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस ऑफ ऑल स्टेट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकंड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड देख लेते हैं, डिसीजन ऑफ GST काउंसिल आर टेकन अपॉन कंसेंसस एंड नॉट वोटिंग। नहीं, देखो वोटिंग होते हैं यहाँ पे पक्की, सेंटर की जिसमें वो है वो 1/3 है वोटिंग कंट्रीब्यूशन, और जो स्टेट्स हैं उनका वोटिंग कंट्रीब्यूशन 2/3, और ये इनका है, वोटिंग के बाद ही यहाँ पे होता है, कंसेंसस से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। तो आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। विद रेफरेंस टू टैक्स पेयर्स चार्टर, टैक्स पेयर्स चार्टर आपने सिटीजन चार्टर सुना होगा, टैक्स पेयर चार्टर के बारे में बात चल रही है, तो वैसा ही होगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या उनको, ठीक है। देख लेते हैं, द टैक्स पेयर्स चार्टर हाईलाइट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स एंड टैक्स पेयर्स ऑथोरिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, टैक्स पेयर चार्टर करना यही चाहता है। सेकंड है, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस टैक्स पेयर चार्टर। बिल्कुल गलत, इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज ने पहले ही टैक्स पेयर चार्टर को शुरू कर दिया, जैसे कि हमारी USA हो गया, हमारा कनाडा हो गया, हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये तो पहले ही शुरू कर चुके हैं। इंडिया कोई फर्स्ट कंट्री नहीं है जिसने शुरू किया है, तो आंसर आ गया ए। अभी 2021 के बजट स्पीच में हमारी निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है कि हम टैक्स पेयर चार्टर को वो करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कौन सा ट्रेड इंडेक्स कौन निकालता है? देखो देख लेते हैं कि कौन सा ट्रेड इंडेक्स कौन निकालता है। सबसे पहले है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या वर्ल्ड बैंक निकालता है? बिल्कुल वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को निकालता है वर्ल्ड बैंक। सेकंड है ट्रेड फैसिलिटेशन इंडिकेटर्स को निकालता है OECD, ये भी बिल्कुल कौन निकालता है? OECD निकालता है। इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स, ये याद रखना, इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स को IMF नहीं निकालता, इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडेक्स के इतने सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं ना, इससे बाहर कोई इंडेक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड रॉन्ग है, 1 एंड सेकंड ठीक है। देख लेते हैं 47 का आंसर हो गया बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। विद रेफरेंस टू ई-कुबेर, ई-कुबेर क्या है? एक RBI का प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन RBI मॉनिटर करता है। देख लेते हैं, ई-कुबेर इज अ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ RBI, बिल्कुल। सेकंड, इट इज यूज्ड बाय RBI टू कैरी आउट वेरियस ट्रांजेक्शन सच एज ऑक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिवर्स रेपो, ये सब करने के काम आता है, बिल्कुल। ये सारे जो काम है इससे ही जो अभी RBI कर रहा है, ठीक है। तो ई-कुबेर प्लेटफॉर्म RBI का प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेगेटिव GDP ग्रोथ रेट फॉर एट लीस्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स इज कंसिडर्ड इकोनॉमिक रिसेशन। नेगेटिव GDP ग्रोथ अगर हमारी लगभग 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक रह जाती है तो उसको इकोनॉमिक रिसेशन कहा जाता है, बिल्कुल। ये स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल सही है कि उसी को इकोनॉमिक रिसेशन कहा जाता है। इंडिया हैज रिसेंटली फेस्ड इकोनॉमिक रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं, याद रखना, ये इंडिया ने फर्स्ट टाइम फेस नहीं किया है इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन अभी 5th टाइम आया इंडिया में, 5th टाइम आया, 4 बार पहले आ चुका है इंडिया में। कब? 1958 में, 1966 में, 1973 में, 1980 में, और अभी आया 2020 में, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसेशन अभी 5th टाइम आया, फर्स्ट टाइम नहीं आया, तो आंसर आ गया ए।
ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, द प्रपोज्ड बिल विल गिव फिलिप टू द डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिसेस इन ऑन लैबोरेटरीज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए टेस्टिंग थ्रू आउट द कंट्री। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है कि कंट्री वाइज जो हम डीएनए का जो वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो सारे टेस्ट सेम होने चाहिए। सेकंड, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रीजनल डीएनए डाटा बैंक्स एज इनवाइसेड इन बिल। ये भी इस बिल में बोला गया है कि नेशनल लेवल और यहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा ताकि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके और हमारी इन्वेस्टिगेशन है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, वो बहुत ही मतलब अच्छे स्टैंडर्ड के उसके, गोल्ड स्टैंडर्ड में सेटअप हो उसके। तो ये भी आंसर हमारा सी हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा आज के भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। कौन से मंथ के हैं ये? अक्टूबर मंथ के। अक्टूबर मंथ के हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। तो इसी तरह हमारे इस सीरीज से बने रहने के लिए हमारे से बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे मेरा मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि जब भी हमारा नया लेक्चर आए आपको पता चलता रहे। तो इसी तरह हमारे से जुड़े रहने के लिए हमसे बने रहिए। सो थैंक यू, बाय बाय वेरी मच।